नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर उर्दू को लेकर योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बयान आए उसके बाद लगातार विपक्ष के तमाम नेता उनके ऊपर हमलावर है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये उर्दू को लेकर जिस तरह से इनकी भाषा है ये कहीं ना कहीं एक धर्म को दिखाता है कि उनके प्रति इनकी मानसिकता कैसी है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में उर्दू का जन्म हुआ आखिर वहीं पर उर्दू का बहिष्कार क्यों। इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उर्दू को लेकर? मुझे लगता है कि सीएम साहब को पहले यह पता होना चाहिए कि भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत सारे शेड्यूल्स 12 तक दिए गए हैं, 8th शेड्यूल्स जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में दिया गया है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में स्पष्ट वर्णन है। अब उसमें कोई बंगाली है तो कोई असमी है तो कोई हिंदी है तो कोई उर्दू है तो कोई साउथ इंडियन की तेलुगु है तो कोई तमिल है। इस तरह से वो भाषा के आधार पर जाति और वर्ग विशेष का जो वर्गीकरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान की शपथ जब उन्होंने लिया था और जिसमें संविधान की शपथ में आर्टिकल्स में स्पष्ट लिखा गया है कि हम भारत के विधि द्वारा स्थापित कानून के विधि संगत जितने भी चीज़ें दी गई उसके हिसाब से प्रक्रिया को संचालित करेंगे। पर उनका यह कहना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न तो विधि संगत रहा, न तो तर्क संगत रहा, न कानूनी संगत रहा। इवन ऐसे ही शब्दों को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने बोला। और इसके साथ में जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है एक शब्द लेकर के आए तो उसको लेकर के पार्लियामेंट में एक बिल तक आ गया था और उस बिल में यह स्थापित कर दिया गया था कि जो कुछ सेलेक्टिव वर्ड है उस सेलेक्टिव वर्डों को पार्लियामेंट के अंदर में नहीं बोला जाना चाहिए। यदि मैं पार्लियामेंट को भारत देश के रूप में व्यापक स्तर में देखता हूँ, बड़े रूप में देखता हूँ, तो विधानसभा को छोटे स्तर में भी मैं उसके पार्ट के रूप में देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि छोटे स्तर में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो सीएम को मध्य पूरे भारत देश की सबसे बड़ी आबादी का जहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा 400 के आसपास विधानसभाएं लगती हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से भाषा का जो अमर्यादित भाषा का यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है न तो विधि संगत है न ही उनके मनसा और कर्मणा वाचा से तीनों से ही विपरीत और अलग है। जो उनकी संस्कार और संस्कृतियों में जो भारत देश की संस्कृति में लिखा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि भारत देश सर्वधर्म संभाव, अर्थात सभी धर्मों को समन्वित स्थापित करके सबको रेगुलराइज करता है, सबको लेके चलने वाला है। उसमें आप इस तरह से, और जहां भारत देश के संविधान में, जब भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब लागू होता है, उस दिन भी आपको पता है कि भारत देश में अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने को लेकर के प्रस्तावना पास की गई है, जो कि प्रेम्बल्स के नाम पर आज भी भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन में वही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? मे बी इट इज़ द पनिशेबल ऑफेंस, मे बी दिस इज द नॉट एज पर द लॉस, मे बी इट इज नॉट पर एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। सर, ऐसे में एक सवाल और जुड़ जाता है कि जब उर्दू को लेकर इतने बड़े बयानबाजी हो तो क्या ऐसे में यह समझा जाए कि जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो बैठे इतने बड़े बड़े जज, इतने बड़े बड़े वकील, क्या कभी उन्होंने अपने जीवन में उर्दू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा या फिर नहीं करेंगे आगे? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की शपथ जो हुई होगी उर्दू शपथ उर्दू के वर्डों से शुरू हुई होगी और भारत देश की जो कानून की संहिताएं हैं बनी, उनमें से आज भी भारत देश में ट्रांसलेशन को लेकर के उर्दू का एक पर हर कोर्टों में एक स्पेसिफिक पोस्ट बनाई गई है जो कि उर्दू से हिंदी में या उर्दू से दूसरी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करता है। उसका यूज किया जाता हो न किया जाता हो अलग है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आज आपको 2-4 चंग शब्दों का यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा भी आएगा शायद सुनने में, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी ऐसा सुन के वो यदि आपके चैनल को देखते होंगे या उनकी टीम तो उनको भी समझ में आए। मैं भारत देश के संविधान की शपथ करता हूँ, ये मैंने मान लिया। उसके बाद मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, जो मैं कहूँगा वो ईश्वर को साक्षी मान करके सही और जो भी है ये सब आगे आगे सो एंड सो। मैं कसम खाता हूँ, कसम भी एक उर्दू वर्ड हो गया। मैं इसके साथ में साक्षियों की गवाही कराऊंगा, गवाह कहना भी एक उर्दू वर्ड है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड हैं वो उर्दू से उठाए। क्यों? क्योंकि लॉज जो है
हैं, जो लोकल लॉज हैं, जो लोकल कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी देश के हों, भारत देश को जॉन लॉक जो भारत देश का जो ड्राफ्ट किया था इस लॉज को लेकर के, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो लॉज को ड्राफ्ट करने वाला सबसे बड़ा फिलासफर हुआ। उसने जितने भी लॉज बनाए गए उसने बोला किसी के इंफ्रिंजमेंट राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें लोकल कस्टम को लेकर के चला। लोकल कस्टम का मतलब मैं थोड़ा और सब इलोबरेट करूं तो यह मतलब लोकल मतलब क्षेत्रीय जो आपकी जो कस्टम्स का मतलब जो रीति रिवाज होते हैं उनको लेकर के चलने का मतलब हो गया। उन सबको लेकर, तो कहीं पर उर्दू है तो कहीं बंगाली है तो कहीं पर कोई भाषा है तो कहीं कोई भाषा है, कहीं मराठी है तो कहीं मैथिली है तो कहीं हिंदी है तो कहीं कुछ है, कहीं गुजराती है। तो अब आप जितने भी भारत देश के इवन प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं उनको सब लोग गुजराती कह दें। अब हमें कोई और कुछ बंगाल वाले व्यक्ति को कह दे बंगाली बनाना चाहते हो तुम, तो साउथ इंडियन वाले को कह दो आपके केरलाइट बनाना चाहते हो, तो आंध्र प्रदेश वाले को आप वहाँ पर मान लीजिए तमिल तेलुगु कुछ होगा तो वहाँ बोलो तमिल वाला बनाना चाहते हो आप। तो ये सब समन्वय है विधि के संगत में, जो है कि आप विभिन्न भाषाओं में बहुत सारे प्रोफेसर्स हुए, बहुत सारे हाउसेस हुए, बहुत सारे क्लासेस हुए हैं। स्कूल्स, हाउसेस का मतलब स्कूल्स, जैसे पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, इसके साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिनको विभिन्न भाषाओं का नॉलेज था। बहुत सारे फिलासफर हुए हैं। आप सबको पता है कि 12th सेंचुरीज में भारत देश में अल्बुरिनी नामक एक व्यक्ति आता है, वो बहुत बड़ा फिलासफर रहता है, उससे यहाँ पर उर्दू की शुरुआत और जन्म होती है। हिंदी भी कहीं न कहीं पर उर्दू पर जाकर के टिकी है। तो मुझे लगता है कि CM साहब को यही नहीं पता है वोट बैंक को लेकर के, हिंदुओं को पोलराइज करने को लेकर के इस तरह से विधानसभा में शब्दों को ले आना कि मैं विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी एक जैसे ही दिख रहा हूँ, मुस्लिमों के मैं विरोधी हूँ, यह कह करके सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों को मुद्दे से विचलित करना, लोगों को बहिष्कृत करना, उसके जो कानूनी राइट्स हैं, जो वादे किए गए थे उनको न पूरा करने को लेकर के, ये सब चीज़ें धार्मिकता पर आकर के कहीं न कहीं दब जाती हैं, छिप जाती हैं। और आदमी की जो कमियां होती हैं, जब धर्म का ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसके अंदर में सिमट करके ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे में एक सवाल और बनता है कि जब अगर आप किसी सड़क से गुजरते हैं या जब आपके स्कूल की कोई किताब होती है तो उसमें भी सबसे पहले अगर इंट्रो देखा जाए या सड़क पे किसी रास्ते का नाम देखा जाए तो 3 चीज़ों में लिखा होता है, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद उर्दू। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? बल्कि पंजाबी भी होता है कई जगहों पे। नहीं, आपको फिर ये नहीं पता है कि किन किन जगहों की आप बात कर रहे हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो दूसरी भाषा होगी, मलयालम भी हो सकती है, जहाँ पर जैसे केरला गए तो मलयालम होगी, कर्नाटका जाएंगे तो कन्नड़ होगी, तो कहीं और जाएंगे तो कोई और भाषा होगी, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी होगी। अब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ कश्मीरी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। तो ये तो विभिन्न भाषाएं हैं। भारत देश में करंट में, वर्तमान की मैं बात करूं तो 270 के आसपास में भाषाएं बोली जा रही हैं जो ऑफिशियली स्क्रिप्ट पर हैं। तो इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलूं जो ऑफिशियली तरीके से लिखने में कागजी रूप से काम कर रही, तो 121 भाषाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये कह देना स्पेसिफिक कि आप इतना, और फिर उसके साथ में भारत देश में जो मुस्लिम आबादी है अप्रॉक्सीमेट यह माना जाता है कि 15%, 10 से 15% के बीच में है। तो इससे जाहिर भी तो होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन भारत देश की पॉपुलेशन में भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी मदर टंग रही है या रहेगी इन फ्यूचर में, वो बेहतर कम्युनिकेशन के लिए उनके पास उर्दू है। उर्दू के लफ्ज़ वो यूज भी करते हैं, उर्दू में बड़े बड़े शेर शायरियाँ होती हैं। फिर इसके साथ में इस तरह से किसी भी चीफ मिनिस्टर का बोलना, मुझे लगता है कि वो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। बार बार विपक्ष जिस तरह से कहता है कि सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों के प्रति इनकी जो है एक मानसिकता दर्शाती है, तो ऐसे में कहीं उर्दू का विरोध करते करते उनकी जो मंशा थी उसके तरफ तो नहीं डाइवर्ट? उनकी कोई मंशा नहीं, उनकी वोट बैंक की एक मंशा है। वोट बैंक यदि मुस्लिम की 80% आबादी होती तो वो सारा उर्दू बताते और हिंदी को बहिष्कृत करते। ये सब जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ होती हैं समन्वय स्थापित करके नहीं चलना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष बना दिया है, उसका वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को लेकर के वो चल रहे हैं। भारत देश में लगभग 19,500 भाषाएँ बोली जाती हैं, बोलने की मैंने बात किया है। तो इसके आधार पर यदि आप कहेंगे तो बहुत सारी भाषाएँ आ जाएंगी। तो कितनी भाषाओं में आप विकृतियां फैलाएंगी, कितनी भाषाओं को आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कितने को डिफरेंशिएट करेंगे, बाई कस्टम, बाई रिलीजन्स, बाई प्लेस, बाई नर्थ, बाई बर्थ, बाई ओरिजिन, कितने तरीके से आप कैटेगराइज करते। इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। इस आधार पर मैं CM साहब को, ये तो बहुत छोटा शब्द बोल करके उन्होंने अपने आप को, जो वो कहते हैं ना कि पूरा सबको बहुत अच्छा किया और लास्ट में आपने ये छोटा सा काम करके सारा गड़बड़ करो, तो इस तरह की भाषाओं को उनको नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, किसी जाति सूचक शब्दों
शब्दों का जो यूज किया गया है, और उनको अच्छे काम करना चाहिए जिसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। 10 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अगले भी टर्न ओवर के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको 10 साल भारत देश के, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना भविष्य दिया है। आप ये कह करके ये फलाने हैं, ये कठमुल्ला है, ये क्या है, ये कोई भाषा होती है? इसी के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया एक गया। मिनट, ये कठमुल्ला जो आपने बोला और योगी जी ने भी ये बोला था, इसका मतलब है क्या, मीनिंग है क्या? देखिए, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, पहली चीज़ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर पॉइंट टू यार मेंशन हियर। ये कठमुल्ला का जो आपने वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है कि मतलब कम पढ़ा लिखा या नेगेटिव फॉर्मेट में यूज होने वाला एक वर्ड है। यानी यदि इस शब्द को यूज कर दिया जाए तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं आप कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज होने वाला एक बहुत बड़ा शब्द है। अब नेगेटिव में आप मैंने शब्द यूज कर दिया तो इसके बहुत सारी डिफिनीशन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो मेरे नज़र में या जो भारत देश की जनता के नज़र में है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में इसका अर्थ ज्ञानी या और भी गलत शब्द कुछ और हो सकता है। तो वो इस तरह से है जो कि किताबों में मिलता है, और लोगों के नज़र में इस तरह से एक अब्यूज हो सकता है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील साहब को सुना किस तरह से लगातार, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया, अब लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है कि आखिर सरकार जो है कैसे किसी भाषा को लेकर किसी और धर्म के लोगों के ऊपर जो है कटाक्ष कर सकती है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।